उथल थी और काफी गहरी सोच में बंझी थी, तभी उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई है। यह महसूस होते ही जैसे ही वह पीछे मुड़ती है, सामने एक लंबे चौड़े इंसान को देख वह उठकर खड़ी हो जाती है और वह चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बोली, डेविल। उसके पहले ही वह शख्स उसे पकड़ खुद के करीब खींच लेता है। उसके ऐसे करीब खींचने से आरू उसकी पकड़ से न जाने क्यों आरू को ऐसा फील होता है जैसे ये चुभन उसके डेविल की नहीं है। ये फील होते ही वह अचानक उससे दूर होते हुए बोली, कौन हो तुम? पर उससे ज्यादा वह पूछ नहीं पाती क्योंकि अगले ही पल वह इंसान उसकी गर्दन को छूता है, जिससे चेहरे पर कुछ लगाता है, जिससे वह बेहोश होकर उसी के ऊपर गिर जाती है और वो उसे उठा धीरे से वहां से ओझल हो जाता है। या ये कहा जाए कि पारस पहले ही अपने तेज नजरों से जान चुका था कि इस लड़की के आगे पीछे की हमेशा देखने वाले इंसान उसके गार्ड है, इसलिए वह पहले ही जुगाड़ बना उन सभी को अपनी बातों में लगाया था। वही पारस जब देखा है कि उसका काम हो चुका है तो वह धीरे से वहां से हट जाता है और जैसे ही गार्ड की नजर सामने आरू पर पड़ती है तो उसे वहां ना देख वह सभी परेशान हो जाते हैं। चारों तरफ उसे ढूंढने लगते हैं। देखते ही देखते आधा घंटा से 1 घंटा बीत जाता है। अब तक ये बात अधिराज को भी पता चल चुकी थी। यहाँ तक कि अपना सामान बैग पैक कर रहा प्रियांशु भी जो श्रुति की जिद पर वहां से जाने के लिए तैयार हो गया था, जैसे उसे पता चलती है वह भी वैभव से जिद कर आरू को खोजने के लिए बाहर निकल जाता है। आरू का कहीं पता नहीं था। शाम हो जाती है। वही एक कमरे में आरू आंखें बंद किए हुए बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उसके हाथ बंधे थे। जैसे जैसे वह अपनी आंखें खोली तो सामने अनजान जगह देख वह घबरा जाती है। वही आरू को जागता देख एक आदमी बाहर जाकर सभी को इन्फॉर्म करता है। देखते ही देखते जब वह आंखें खोली और जब उसे होश आया तो वह खुद को बंधा पाती है। जब वह चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसकी नजर सामने खड़े उस लंबे चौड़े मोटे इंसान पर पड़ती है, जो उसे देख किसी मक्कारी हंसी के साथ हंस रहा था। आरू जब कुछ होश में आती है तो वह चिकते हुए बोली, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? ये सुन वह आदमी उसे देख हंसते हुए बोला, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, कोई नाजुक कली इतनी तेज तरार कैसे हो सकती है? तुम्हें तो देखकर लगता है कि तुम तो बस बाहों में भरने के लिए ही बनी हो। ये सुन आरू को गुस्सा आ जाता है और वह चिल्लाकर बोलती है, अपने दांत दिखाना बंद कर, पहले मेरे हाथ खोल नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। ये सुनते ही उस आदमी की हंसी गायब हो जाती है और वह उसे देखते हुए बोला, मेरे कब्जे में है और तुम मुझसे ही यह बातें किए जा रही है। तभी सुन आरू चिल्लाते हुए बोली, ए बुलू, पहले ये बता किसकी इतनी हिम्मत जिसने मुझे यहाँ लाया? सामने आकर मिले, आज मैंने उसकी गर्दन ना काट दी तो मेरा भी नाम आरू ग्रेवाल नहीं। ये कह वह चीखने चिल्लाने लगती है। उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज सुन सभी समझ ही नहीं पाते कि यह लड़की है या सिटी। तभी वह आदमी गुस्से में आगे बढ़ते हुए चिल्लाकर बोला, तूने मेरे इलाके में आकर मेरे रुतबे को कम करना चाहा, इसकी सजा तो मौत है, पर तेरे हुस्न को देखकर तुझे रानी बनाने का मन कर रहा है। आखिर एक रानी में इतना तेज तो होना ही चाहिए। ये सुनते ही आरू हंसते हुए बोली, जा पहले अपनी शक्ल देख ले, देखने में किसी नाले का कीड़ा लगता है और तेरे दांत ही पहले जाकर ढंग से नहा धो ले, उसके बाद मुझे रानी बनाने के सपना देखना। और रानी तो छोड़, तो दूसरे की रानी पर अपनी नजर डाल रहा है। जब मेरे राजा को पता चलेगा कि तूने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की है तो शायद तेरे ना दोनों हाथ छोड़े ना दोनों पैर। यह कह वह उसे घूरने लगती है। अपनी यह बेइज्जती वह बर्दाश्त नहीं कर पाता और जोर से चिल्लाता है, बुलाओ उसे। ये सुनते ही वह सभी समझ जाते हैं कि किसे बुलाने के लिए बोल रहा है। तभी कुछ देर बाद मास्क लगाए वही आदमी यानी कि अथर्व वहां पर आता है। अथर्व को देख वह बोला, चल, इस लड़की की जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है, इसे तब तक मार जब तक ये खुद ही भीख न मांगे मेरे कदमों में गिरने के लिए। यह बोलकर जाकर एक राजा की तरफ कुर्सी पर बैठ जाता है। एक आदमी आकर अथर्व के हाथों में एक चाबुक पकड़ा देता है। ये देखते ही अथर्व के हाथ कस जाते हैं। वही आरू एक तक उस इंसान को देखे जा रही थी जिसकी आंखें उसके बिल्कुल पति के जैसी थी, बॉडी भी एकदम उसके जैसी थी, पर यह वह नहीं हो सकता। ये सोचते हुए आरू खुद से कहती है, कौन है ये? वही वह आदमी चिल्लाते हुए बोला, तुझे समझ नहीं आया, कहा ना मारे इसे। पर अथर्व आगे नहीं बढ़ा और वह उसे देखते हुए बोला, मैं यह नहीं कर सकता। ये सुनते ही उस आदमी का गुस्सा जो आरू की वजह से बड़ा था फूट पड़ता है और वह चिल्लाकर बोलता है, अगर तूने इसे नहीं मारा तो आज तेरा चमड़ा उधेड़ दूंगा। ये सुन अथर्व नहीं हिलता। तभी वह आदमी जो इतने गुस्से में था वह जोर से चिल्लाता है, चीनू। चीनू जो एक लंबा चौड़ा हटा कटा आदमी था वह वहां पर आता है। तो वह आदमी जिसका नाम दामोदर था, जो इंडिया से यहाँ माफिया से जुड़े अपनी गैंग चलता था, चोरी लुटेरे हफ्ता वसूलना, लड़कियों की सप्लाई करना, ये सारा काम उसके अंदर आता था। वह सीनू को चिल्लाते हुए बोला, जरा इस गुलाम को इसकी औकात बता। ये कह वह उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता है। तो वही आरू जो ये सब देख रही थी वह चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है, पागल हो गए हो, इससे उसे लगेगी। ये सुनते ही अथर्व आरू को देखने लगता है। अथर्व जो खुद उसे यहाँ लेकर आया था, फिर भी इस लड़की को उसकी चिंता थी, पर वह कहाँ रुकने वाला था। वह चाबुक उठाता है। तभी अचानक उसके सीने पर एक गोली जाकर लगती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि किसी को समझ ही नहीं आता। सभी सामने देखते हैं तो एक आदमी खड़ा था। उसे देख सभी के अंदर डर सा फैल जाता है और मुंह से निकलता है, द माफिया लीडर कबीर सिंह। ये सुनते ही सामने से वह शख्स आते हुए बोला, अच्छा लगा कि तुझे मैं अभी याद हूँ। ये कह वह अंदर आता है, पर दामोदर उठकर खड़ा होते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं याद रहेगा, एक समय तू माफिया था, पर आज तूने माफिया छोड़ कहीं और चला गया है तो तुझे कैसे मैं याद नहीं करूंगा। भूल मत कि आज तुझसे मैं कहीं गुना ज्यादा ऊपर हूँ। ये सुन पीछे से एक आवाज आती है, अच्छा कितना ऊपर है तू, जरा मुझे भी तो बताओ। ये सुनते ही वहां पर सभी की नजर पड़ती है तो एक उम्रदराज औरत थी और उसकी आंखों में एक अलग ही तेज थी। वह अंदर आती है। उस औरत को देख अथर्व भी एक पल के लिए देखने लगता है। सुंदरता की एक मिसाल थी और आंखों में एक अलग ही गुस्सा। उसे देखते हुए दामोदर बोला, ये तो उसकी बहन राधिका। वही ये कहता ही है कि एक पल के लिए उसकी रूम काम सी जाती है। वह आज भी वह मंजर नहीं भूला था जब उसने एक नाजुक कली समझकर उसे छूने की कोशिश की थी। ये याद करते ही अचानक वह अपने आंख पर हाथ रखता है जहां पर एक बड़ा सा कट था जो उसी का दिया हुआ था। राधिका आती है और उसके सामने एक चेयर खींच पैर रख बैठ जाती है। वही आरू तो जो कोने में बैठी हुई थी चेयर पर बांधी, वह तो मुंह फाड़े सब देखे जा रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आया ये हो क्या रहा है। तभी राधिका बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो, अब तुम लोगों का मुझसे क्या काम? ये सुनते ही राधिका एक बार मुड़कर अथर्व को देखती है तो उसकी आंखों में एक हल्की सी नमी आ जाती है। अगले ही पल वह गुस्से में उसे देखते हुए बोली, मैं यहाँ तुझसे कुछ लेने आई हूँ। ये सुन दामोदर हंसते हुए बोला, मुझसे? मेरा तेरे देश से अब कोई नाता नहीं है, तूने मुझे उस देश से निकाला, अब मैं यहाँ का राजा बनकर हूँ, पर तुम मुझसे कुछ मांगने आए हूँ। ऐसी भी क्या चीज है कि राधिका सिंह मुझे भीख मांगने आई है? ये सुनते ही राधिका उसे घूरते हुए बोली, भीख नहीं, बस अपनी चीज मांगने आई हूँ। ये बोल उसे देखती है तो दामोदर बोला, ऐसी भी क्या चीज है जो तूने मुझे दी है? ये सुन राधिका अथर्व की तरफ इशारा करते हुए बोली, मुझे तुम्हारा वजीर चाहिए। ये सुनते ही सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं और अगले ही पल हंसने लगते हैं। एपिसोड 218, अधिराज का भयानक रूप, आरू की नौटंकी। ये सुनते ही कि राधिका को उसका वजीर चाहिए सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी सामने बैठा दामोदर बड़े ही एटीट्यूड से बैठते हुए बोला, क्या मैं बेवकूफ दिखता हूँ जो मैं अपना दाया हाथ तुझे दे दूं? अगर दाया हाथ दे दिया तो खाऊंगा किससे? ये सुनते ही राधिका बोली, खाने की क्या जरूरत है, भीख मांगने बैठ जाएगा, कोई ना कोई दया करके तुझे दे ही देगा। ये सुनते ही वह गुस्से में वही अपने बगल में पड़ा छुरा को खींचकर राधिका के ऊपर फेंकता है और उससे पहले ही राधिका को लग पाती वह उसे उतनी ही तेजी से पकड़ लेती है। ये देख तो आरू खुद से कहती है, वह सासू मैं आप तो पूरी योद्धा ही निकली। ये कह वह सीटी बजाने को होती है पर उसके हाथ बंधे थे।
वही राधिका गुस्से में उस चाकू को उठा देखी अगले ही पल वापस से दामोदर के ऊपर खींचकर फेंकती है कि वह जाकर उसके पैरों के एकदम साइड में जाकर चाकू खड़ी हो जाती है और वह उसे देखते हुए बोली, भूल मत, मैं किसकी बेटी हूँ, माना कि मैंने मेरे परिवार ने वह चीज छोड़ दिया है पर हमारी खून में माफिया का हुनर है। बचपन से ही बंदूक गोली तलवार चलाना सीखी हूँ और तुझे क्या लगता है तेरी यह बचकानी हरकतें मुझसे छुपी रहेंगी। ये सुन आरू के सर पर तो जैसे बम फूट रहा था। पल याद आता है जब रिया की शादी में राधिका के हाथों में गन देखी थी और उसने वह गन से गोली कितनी सटीक तरीके से राहुल पर चलाई थी। वही अर्थ वह हैरानी से राधिका को देखी जा रहा था, आखिर यह औरत है कौन और वह उसे लेने क्यों आई है। फिर खुद से ही कहता है क्या ही हो जाएगा, एक का गुलाम बना हूं और दूसरा अपने गुलाम बनाने का सोच रहा है। उसकी अपनी किस्मत पर खुद ही हंसी आई। तब तक वहां पारस भी आ चुका था और उसने भी यह सब कुछ सुन लिया था। वही कबीर गुस्से में बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बहन पर हाथ उठाया। ये बोल उसके पास जाने लगता है पर वही दामोदर जोर से हंसने लगता है। ये होते ही एक पल के लिए कबीर भी हैरानी से देखने लगता है। वही राधिका की भी आंखें सिकुड़ जाती है। क्या इसे अपने मरने से डर नहीं लगता? पर जैसे ही कबीर वहां पहुंच पाता उससे पहले ही एक मजबूत हाथ उसे पकड़कर रोक लेता है। कबीर अपने साइड में देखा है तो यह वही इंसान था जिसकी मान करने के लिए वह यहाँ पर आया हुआ था। इतनी जोरों से पकड़ने पर एक पल के लिए कबीर के हाथों में दर्द सा हो जाता है और अगले ही पल अथर्व उसे दूर धकेलकर दामोदर के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है। दामोदर हंसते हुए बोला, मेरा वजीर, मेरा गुलाम जो मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता, तो जब तक ये मेरे पास है तो मुझे कोई छू सके इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं। ये सुन राधिका गुस्से में उसे देखने लगती है। वही अब तक सब तमाशा देख रही आरू बोली, सासू मैया। ये सुनते ही राधिका उसकी तरफ देखी तो आरू हाथ हिलाकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला और अपने दांत दिखा देती है। ये देखते ही राधिका अपना चेहरा मोड़ लेती है। ये देखते ही आरू के सिर पर तो जैसे पूरा का पूरा ब्लास्ट ही हो गया। वो खुद से कहती है, क्या यहाँ आने के बाद मेरा चेहरा बदल गया, ये मुझे पहचान क्यों नहीं रही। यह सोचते हुए उसे अब रोना आ गया और बस फिर क्या था, उसकी नौटंकी जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुन सभी उसे देखने लगे और अपने कान पर हाथ रख लेते हैं। सभी इरिटेट होने लगते हैं। तभी दामोदर चिल्लाते हुए बोलता है, ए पागल लड़की, चुप, यहाँ दिमाग का दही जमा है और ऊपर से तू सर खा रही है अभी तेरे को। पर रुक, तुझे मैं बाद में देखता हूँ। ये सुनते हैं आरू उसे घुरते हुए बोलती है, ए काले कुत्ते कमीने आदमी, तू चुप कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेहरे को चेंज करने की? तू मेरा हाथ खोल, आज तुझे मैं टकला गंजा ना बनाया तो मेरा भी नाम आरू ग्रेवाल नहीं। नहीं नहीं, इस नाम में वजन नहीं है। फिर बोली, मेरा नाम आरू सिंह राजावत नहीं। दामोदर चिल्लाते हुए अपने आदमियों से बोला, अरे इसके मुंह पर कोई टेप लगाओ रे। एक आदमी जब उसके मुंह पर टेप चिपकाने जाता है कि आरू जोर से उसका हाथ काट लेती है, जिससे उसे हटे कट्टे आदमी की भी चीख निकल जाती है। ये देख आरू चिल्लाकर बोली, तूने मुझे क्या बच्ची समझा है? मेरे हाथ खोल, उसके बाद बताती हूँ कि मेरा मुंह कैसे बंद करना है। ये सब देख रहा पारस धीरे से अथर्व से बोला, यार इसे तो हमने सच में बच्ची समझा था पर ये तो पूरी की पूरी आइटम बम निकली। देख कैसे फटने के लिए बेकरार है। इसका अगर अभी हाथ खुला तो मुझे लगता है इस टकले का तो राम नाम सत्य। ये सुन अथर्व उसे घुरता है तो वह चुप हो जाता है। वही दामोदर गुस्से में चिकते हुए बोला, लगा इसको दो झापड़ ताकि इसका दिमाग ठिकाने पर आए। ये कह वह अपने आदमी को इशारा करता है। उसका आदमी जिसका हाथ काटी थी वह गुस्से में उसके पास जाता है और उसे मारता। तभी एक दमदार आवाज गूंजता है, इतनी भी जल्दी क्या है? उसे हाथ लगाने से पहले एक बार सोच लो कि उसके छूने पर जब तेरी जिंदगी जहन्नुम बनाने आया हूं तो फिर उसे मारने पर तेरा हाल क्या करूंगा। सभी की नजर जब उस तरफ जाती है तो वहां अपने पेंट की जेब में हाथ डाले अधिराज खड़ा था। अधिराज की पर्सनैलिटी देख एक पल के लिए सभी हैरान थे। वही जैसे ही अधिराज को अथर्व देखा तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। तभी अधिराज के पीछे से वैभव और प्रियांशु निकले। वही इस आवाज को सुन आरू उधर देख रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है पर जैसे ही प्रियांशु को देखती है उसकी आंखें तो और भी ज्यादा खुशी से चौंधी हो जाती है। प्रियांशु आरू को देखते ही दौड़कर उसके पास जाता है। प्रियांशु के ऐसा करते ही दामोदर के आदमी अपनी बंदूक तान देते हैं। प्रियांशु को कोई छू पाता इससे पहले ही कई सारे बंदूक लिए लोग चारों तरफ से अंदर सबको घेर चुके थे। वही प्रियांशु जब आरू के पास जाता है तो और अपनी चमकती आंखों से उसे देख बोली, मैं कौन हूँ? ये सुनते ही प्रियांशु उसे अजीब नजरों से घूरता है तो आरू बोली, क्या तुम मुझे पहचानते हो? ये सुन प्रियांशु उसके रस्सी को खोलते हुए बोला, क्या तुम्हारे किसी ने सिर पर मारा है जो दिमाग तुम्हारा घूम गया है, जो खुद को ही पहचान नहीं रही हो? ये सुन आरू का हाथ छूते ही वो प्रियांशु को हिलाते हुए बोली, क्या तू मेरा नाम बताएगा? ये सुनते ही प्रियांशु उसे घूर कर देखता है और अगले पल अपने गले लगा लेता है और बोला, तू तो मेरी जान है, भूल गई है? सुनते ही आरू एक्साइटेड होकर उसके गले लग जाती है। उसे तो ये भी फील नहीं होता कि यहाँ पर सभी लोग उसे ही घुरे जा रहे थे। आरू ये बात भूल चुकी थी कि उसका किडनैप भी हुआ था। वही अधिराज ये सब देखते हुए खुद से बोला, मौका मिला नहीं, दोनों चिपकने लगे। ये बोल दोनों को घूरता है और वैभव को देखा जिसकी आंखें खुद इस समय लाल थी। पर जैसे ही उसकी नजर अधिराज पर पड़ी उसके देखने के तरीके से ही समझ जाता है और वह आरू के पास जाकर उसे प्रियांशु से दूर कर देता है। वही अधिराज एक नजर अपने मां को देखा है जो उसे देख अभी भी दामोदर को बस घुरे जा रही थी। वही अथर्व भी उसे ही देखे जा रहा था। वही अधिराज को देख दामोदर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, कौन है तू और तू यहाँ पर घुसा कैसे? ये बोल वह जोर से चिल्लाता है, काली काली। ये सुन अधिराज हंसते हुए बोला, तेरा काली अपने जीवन की अंतिम सांस ले रहा है। ये सुन दामोदर तो जैसे पागल सा हो गया क्योंकि उसके सारे गार्ड का सबसे ताकतवर इंसान था। ये देख दामोदर गुस्से में चिल्लाकर बोला, तू है कौन और तू यहाँ पर आया कैसे? वह इतना ही बोलता है तभी अधिराज को देख राधिका बड़े गर्व से बोली, बेटा है मेरा। ये सुन दामोदर गुस्से में बोला, मुझे नहीं पता था कि तुझे इतना डर लगता है कि तू मुझसे मिलने के लिए अपने भाई, अपने बेटे, अपने पूरे खानदान को लेकर आई है। वाह क्या बात है, ऐसा भी क्या है मेरे वजीर में जिसे पाने के लिए तू इतना तड़प रही है? ये सुनते ही राधिका एक बार फिर से अथर्व को देखी। अथर्व हमेशा मास्क लगाए रहता था इसलिए उसकी आंखें ही सिर्फ देख सकती थी। ये देख अधिराज जवाब देता है, तुझे ये जानने की जरूरत नहीं है, मेरी माँ ने उसे जो मांगा है बस उसे तू वापस दे दे। ये सुनते ही अथर्व की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। अधिराज आगे बढ़ता है तभी अथर्व उसके सामने आ जाता है। ये देख अधिराज अपने गर्दन को सहलाने लगता है। अगले पल वह जोर से आवाज लगाता है, भैरो। उसकी आवाज लगाते ही भैरो अंदर आता है। भैरो की शर्ट पर इस समय खून के निशान थे जिसे देखकर साफ पता चल सकता था कि उसने अभी खून की नदियां बहाई है। वह अंदर आता है और अधिराज को देख बोला, जी बॉस। तभी अधिराज बोला, इस इंसान को जिसने मेरे फैमिली पर अपनी गंदी नजर के साथ साथ उनको मारना चाहा उसे मैं अच्छे से सजा देना चाहता हूं पर यह इंसान मेरे रास्ते का रोड़ा बन रहा है। ये सुनते ही दामोदर कुछ बोलता तभी अथर्व बोला, तुम्हें इनके पास जाने से पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। ये सुन अधिराज बोला, गुलामी अच्छी होती है पर अपनी जमीन बेच दो, ऐसी भी गुलामी की जिंदगी नहीं की जाती है। बोल एक नजर वह भैरो को देखा है और बोला, वैसे गुलामी का भाषा तुम्हें यह अच्छे से बताएगा। ये सुन भैरो कुछ इशारा करता है। अगले ही पल अथर्व आगे बढ़ता कि भैरो जाकर उसे तुरंत पकड़ लेता है। अथर्व तेजी के साथ भैरो का हाथ झटक देता है। ये देख भैरो को उसकी ताकत का अंदाजा हो गया था पर अगले ही पल वह अपने हाथ से कुछ ऐसा फेंकता है कि अथर्व वहीं पर तुरंत घुटनों के बल बैठ जाता है। भैरो ने कुछ ऐसा सुई का प्रयोग किया था जिसकी वजह से उसके पैर सुन्न हो गए थे। वह देख तो सकता था, बोल तो सकता था पर वह आगे बढ़ नहीं पा रहा था। तभी दामोदर चिल्लाते हुए और घबराते हुए बोला, क्या किया है तूने इसके साथ? ये सुनते ही अधिराज उसके बगल में पकड़ी चाकू को उठाता है। ये देख आरू हकलाते हुए बोली, देवल। अगले ही पल अधिराज चिल्लाकर बोला, वैभव। वैभव तुरंत आरू को पकड़कर उसे खींचकर अपने सीने से लगा लेता है।
वही अधिराज उस चाकू को उठा उसके चेहरे पर फिराते हुए बोला, इसी हाथों से तूने उसे छूने की कोशिश की ना। अगले ही पल उस चाकू को जोर से उसके हाथों पर चला देता है, जिससे दामोदर की चीख निकल जाती है। उस चीख के साथ आरू की भी चीख निकल जाती है। ये देखते ही वहां खड़े सभी लोगों की रूह कांप जाती है। अगले ही पल अधिराज बोला, इसी आंखों से तूने मेरी मां को देखने की कोशिश की थी ना। ये बोल चाकू उसकी आंखों पर घुमाता है। ये देख दामोदर डरते हुए बोला, नहीं तू, मैं ऐसा कुछ मत करना। पर शायद अधिराज के पागलपन को वह जानता नहीं था। वह अगले ही पल अधिराज उसके आंखों के किनारे पर अपने चाकू को धंसाते हुए बोला, तुझे पता है तूने मेरे उन दो अजीज पर अपनी यह नजर डाली जिन पर मैं किसी की नजरें भी बर्दाश्त नहीं करता। ये बोलते ही वह जो वार करता है उससे दामोदर की एक दर्दनाक चीख निकल जाती है। प्रियांशु कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और कसकर वहीं खड़े कबीर को पकड़ लेता है। पर यदि किसी की आंखें बंद नहीं थी तो वह थी कबीर, राधिका की और भैरव की। वही अथर्व भी अपनी आंखें बंद कर चुका था। एपिसोड 219, तुम खुद को नाजायज कह अपनी मां को गाली दे रहे हो। अब आगे इक्वल्स। उस हवेली में दामोदर के मुंह से बस एक दर्दनाक चीख निकल जाती है। वही वहां पर खड़े सभी लोग ये दरिंदगी देख उनके अंदर तक रो कांप जाती है। आरू कसकर वैभव को पकड़ लेती है और अगले ही पल वह वैभव की बाहों में खुद को ढीला छोड़ देती है। वह देखता है आरू बेहोश हो चुकी थी। वही अधिराज दामोदर को देखते हुए बोला, बहुत शौक है ना तुझे मालिकों की जैसी जिंदगी जीने का और लड़कियों को बेचकर अमीर बनने का। अब पूरी जिंदगी अपने किए पर पछताना। तुझे तो पता ही है यहाँ की सरकार की पनिशमेंट की क्या हद होती है। दामोदर अधमरी हालत में पहुंच चुका था। वह चिल्लाते हुए अधिराज से बोला, देख तू मुझे मार दे, मैं चाहता हूँ मेरी मौत तू अभी लिख दे, पर यदि तूने मुझे छोड़ा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरा कॉल बंद कराऊं। ये सुन अधिराज जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए अगले ही पल उसका गला पकड़कर दबाते हुए बोला, आज तक कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे गिरा सके, पर फिर भी तुझे यदि कोशिश करना है तो कर लेना। अगले ही पल पुलिस हॉर्न वहां पर सुनाई देती है। पुलिस फोर्स वहां पर आता है। अधिराज को देख वह उससे हाथ मिलाता है। ये देख पारस और अथर्व एक दूसरे को देखते हैं। पुलिस अधिराज को कुछ नहीं कर रही थी। अब उसे कौन बताएं कि पिछले 7 सालों से अधिराज ने इस देश में अपना जो नाम कमाया था वह बहुत ऊपर तक था। अधिराज वहां की पुलिस से छानबीन करने को बोलता है। उस पूरे एरिया की छानबीन होती है तो अभी भी 20 से 25 लड़कियां बांधी गई थी। शायद उन्हें कहीं ले जाने के लिए उन्हें कैद किया गया था। सभी दामोदर के खिलाफ गवाही देने को तैयार थी। देखते ही देखते सभी लोग अरेस्ट हो जाते हैं और पुलिस वहां से जा चुका था। वही प्रियांशु को अब जाकर सुकून की सांस लेता है, नजरें दौड़ाता है और अपनी माँ, भाई और अपने मामा को देखा जो उसे रिया की कही हुई बात याद आती है कि यह लोग कितने बड़े क्रिमिनल है। पर आज उसके आरू को पकड़ने वाले को मारा गया था, उसकी मां को गंदा बोलने वालों को मारा गया था। इस बात से प्रियांशु को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही उसकी नजर आरू के ऊपर जाती है वह दौड़कर चिल्लाकर बोला, आरू। वैभव आरू को देखता है। अधिराज की नजर भी आरू पर पड़ती है। तभी अधिराज वैभव को इशारा कर आरू को ले जाने को बोलता है। अगले ही पल वैभव उठाता उससे पहले ही प्रियांशु उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वैभव तुरंत वहां से निकल जाता है। गाड़ी में बैठ वहां से आरू को लेकर चला जाता है। वही राधिका जो ये सारा मंजर देख रही थी अगले ही पल अपनी आंखें बंद करती है और आंखें खोल अथर्व को देखी। जब राधिका से उसकी नजर मिली तो राधिका उठकर खड़ी होती है और अगले ही पल अथर्व के पास जाती है। पारस तुरंत अथर्व के पास खड़ा होते हुए बोला, देखिए मैडम, हमें नहीं पता कि आप हमारे भाई को अपने साथ क्यों ले जाना चाहती है, पर अब हम गुलामी की जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं। ये सुन राधिका के दिल में एक टिस उठती है। वह अथर्व के पास जाती है और उसके चेहरे को गौर से देखने लगती है। अगले ही पर उसके चेहरे से मास्क को हटाती है। वही अधिराज जब ये सब देखता है तो उसकी आंखों में इस समय कुछ नहीं था, वह चुपचाप बस खड़ा था। वही राधिका के छूने से न जाने क्यों अथर्व को कुछ अलग से फीलिंग हो रही थी। अगले ही पल राधिका उठते हुए भैरव को आदेश देते हुए बोली, इसे पहले डॉक्टर के पास ले जाओ और फिर विला। ये बोल चली जाती है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। वही अथर्व की नजर अधिराज पर पड़ती है तो अधिराज भैरव को इशारा कर गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। अगले ही पल सहारा देकर भैरव अथर्व को गाड़ी में बैठाता है। अथर्व भैरव को खा जाने वाली नजरों से घुरे जा रहा था और खुद से कहता है, मुझे इस हालत में पहुंचाकर खुद मेरा इलाज करवा रहा है, बस एक बार ठीक हो जाओ। भैरव जो कि गांव में पला बड़ा था, उसे आयुर्वेद चीजों की काफी नॉलेज थी और उसका मार्शल आर्ट में सबसे ज्यादा यूज करने वाला हथियार वह पीन था, जिसके जरिए वह किसी को भी ठीक भी कर सकता था और उससे अच्छे से अच्छे बलवान इंसान को भी वह गिरा सकता था। वह जानता था कि वह अथर्व का मुकाबला करने का उसके पास समय नहीं है, इसलिए उसने ये तरीका अपनाया था। अथर्व और पारस एक दूसरे को देख हैरान थे। आखिर यह सब हो क्या रहा है। लगभग 3 घंटे बाद सभी घर वापस आते हैं। घर वापसी इस समय अधिराज की ही बिला पर थी। वहां पर विक्रम जी भी पहले से ही मौजूद थे। राधिका ने उन्हें फोन कर वहीं पर बुलाया था। वह राधिका से पूछते पूछते थक गए थे कि आखिर हुआ क्या है। इतने दिन से वह बेचारे हनीमून मनाने आए थे और उनकी बीवी कहीं भी चली जाती। अब वह खींचे हुए थे और ऊपर से राधिका भी तो अभी कुछ बोल ही नहीं रही थी। शाम का समय हो चला था। जैसे ही गाड़ी बाहर रुकती है सभी के सभी अंदर आते हैं। अथर्व और पारस चुपचाप एक जगह खड़े हो जाते हैं। वही विक्रम ये सब देखते हुए पूछा, ये लोग कौन है। ये बोलते हुए उसकी नजर सामने अथर्व पर पड़ी तो वह उसे गौर से देखने लगता है। देखते ही देखते उन्हें एक अजीब सी फीलिंग होने लगती है। फीलिंग होगी क्यों ना, आखिर हुबहू उनके जैसी जो आंखें दिखता था, बस आंखें जो उनकी और अधिराज की जैसी थी, पर चेहरे का कुछ हिस्सा राधिका को मैच करता था। अधिराज और अथर्व दोनों में एक ही अंतर था। अधिराज पूरा विक्रम का 2 कॉपी था, लेकिन अथर्व की आंखें तो अधिराज से पूरी तरह से मैच करती थी। बॉडी लैंग्वेज भी बस उसके चेहरे का कुछ हिस्सा राधिका से मैच करता था। विक्रम अचानक राधिका की तरफ देखते हैं जो नम आंखों से उन्हें ही देख रही थी। अपनी इतनी टफ बीवी की आंखों में आंसू देख उन्हें समझने जरा भी देर नहीं लगता। आखिर क्यों ना समझते राधिका अपने उस जुड़वा बच्चे के बिछड़ने के दर्द में दिन रात उनके सामने तड़प कर रोई जो थी। मर जाने की खबर के बाद भी राधिका उनसे एक ही बात कहती, उसका बेटा जिंदा है, उसका दिल कहता है। ये सब याद आते ही आज उनकी भी आंखों में बरबस आंसू बह जाते हैं। वही अथर्व जो चुपचाप खड़ा सब देख रहा था अब अपने जुबान को खोलते हुए बोला, हमें यहाँ पर क्यों बुलाए हैं। ये सुनते ही राधिका बोली, तुम्हें कुछ सच से रूबरू कराना है। ये सुन अथर्व उन्हें देखा तो राधिका बोली, मुझे पता चला कि तुम खुद को अब तक अनाथ समझते हो। ये सुन अथर्व तुरंत बोला, हाँ तो मैं अनाथ ही हूँ। ये सुन राधिका बोली, नहीं तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हें अनाथ किया गया है। ये सुन अथर्व हैरानी से उन्हें देखा तो राधिका बोली, हमारे परिवार के दुश्मनी की साजिशों का शिकार तुम्हें पैदा होते ही बनाया गया था। ये सुन अब अथर्व को भी कुछ समझ आने लगा था। आखिर वह इतना भी बेवकूफ नहीं था। वह बोला, कहना क्या चाहती है साफ साफ कहें। ये सुनते ही राधिका बोली, तुमसे यही कहना था कि तुम हमारे बेटे हो। ये सुनते ही अथर्व एक पल के उन्हें देखा और अगले ही पल हंसते हुए बोला, आई एम सॉरी टू से मैडम, मैं आपका बेटा नहीं, मैं वह बेटा हूँ जिसको सड़क पर उसके माँ बाप ने फेंक दिया था। ये सुनते ही राधिका के दिल में एक दर्द सा उठता है। पर अगले ही पल राधिका बोली, इस बात का क्या तुम्हारे पास सबूत है कि तुम्हारे माता पिता ने ही तुम्हें सड़क पर छोड़ा था। ये सुनते ही अथर्व फीकी हंसी के साथ बोला, 30 साल का जीवन ऐसे ही गुजार दिया है, बिना किसी परिवार का, बिना किसी माँ बाप का, सबकी गुलामी जिंदगी जीते जीते अब इससे ज्यादा क्या सबूत हो सकता है मेरे नाजायज होने का। ये सुनते ही राधिका उसके गाल पर एक जोर से थप्पड़ मारती है और उसके थप्पड़ मारते ही अथर्व की आंखों में आंसू जो शायद पहली बार गिरे थे जब से उसने खुद को संभालना सीख लिया था। वही पारस हड़बड़ाकर उसके पास आ जाता है। राधिका गुस्से में बोली, तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है और फिर भी तुम खुद को नाजायज करार दे रहे हो।
तुम खुद को नाजायज कह अपनी माँ को गाली दे रहे हो। ये सुनते ही अथर्व उन्हें देखने लगा और वह गुस्से में बोला, अगर मैं मान भी लेता हूँ कि मैं किसी साजिश का शिकार था तो क्यों नहीं आप लोग मुझे खोजने आए, क्यों नहीं आप लोगों ने मुझे तलाशा। ये सुनते ही राधिका बोली, जब हमें तुम्हारे रहने का वजूद ही ना पता हो तो कैसी खोज। ये सुन अथर्व हंसते हुए बोला, अच्छा बहाना ढूंढा है आपने। ये बोल जाने को होता है कि पारस उसे पकड़ते हुए बोला, बस कर अथर्व बस कर, मैंने तुझसे पहले ही कहा था। जब वह कह रही है तो पहले उनकी एक बार बात सुन ले, उसके बाद तुझे जो डिसीजन लेना होगा लेना। ये सुन अथर्व राधिका को देखते हुए बोला, सिर्फ 5 मिनट में कुछ ऐसा बताएगा जो मुझे सुनने में विश्वास हो सके। ये बोल उन्हें देखने लगा। वहीं अगले ही पल राधिका बोलना शुरू करती है, मुझे जुड़वा बच्चे हुए थे जब मैं पहली बार मां बनी थी, तुम और अधिराज। अधिराज पहले इस दुनिया में आया था पर तुम्हें मरा साबित किया गया था। ये सुन अथर्व उन्हें देखा तो राधिका उसके सामने कुछ रिपोर्ट करते हुए बोली, ये रहे सबूत तुम्हारे मृत घोषित होने का। अथर्व सारे पन्ने को पलटकर देखने लगता है और फिर राधिका को देखा तो राधिका बोली, मुझे विश्वास नहीं था कि तुम मरे थे, लेकिन हर तरह के सबूत यही गवाह थे। मेरे दुश्मन मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए तुम्हें मुझसे दूर किया गया और जहां तक मुझे आभास था वह सिर्फ तुम्हें ही नहीं अधिराज को भी मुझसे दूर करना चाहा होगा, पर संजोग था कि उसके हाथ तुम ही लगे। और आखिर वह कौन दुश्मन था मुझे आज तक नहीं पता, पर जैसा कि तुम बताते हो और जैसा कि मैंने पता किया कि तुम्हें सड़क से उठाकर ले जाने वाला यही इंसान दामोदर था। ये बोलते हुए उनकी आंखों में नमी आ जाती है, तभी उनकी नमी देख न जाने क्यों अथर्व को भी बुरा लगता है। तभी अगले ही पल अथर्व बोला, तो फिर आपको मेरे होने के बारे में कैसे पता चला। ये सुनते ही राधिका बोली, जब तुम एक अस्पताल में एक पेशेंट के पास गए थे। ये बोलते हुए राधिका उसे सारी बातें बताती है। ये सुन अथर्व को भी याद करने की कोशिश करने लगता है, तभी उसे याद आता है कि हाँ, एक कोमा में लड़की को पास गया हुआ था जिसने उसे पकड़ लिया था। ये सुन उन्हें हैरानी से देखा तो राधिका बोली, पहली बार मुझे एहसास हुआ कि शायद तुम्हारा वजूद है, तब से मैं तुम्हारे बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी। ये सारी बात बताते हुए बोली, उम्मीद है कि अब तुम्हें विश्वास हो गया होगा। ये बोल वह एक रिपोर्ट देती है और उसे देते हुए बोली, अगर तुम्हें विश्वास हो गया हो तो हमारे साथ अपने घर वापसी करोगी। ये बोल वह चली जाती है। विक्रम भी राधिका के पीछे चली जाती है। वही जैसे ही अथर्व उस रिपोर्ट को खोल देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वही पारस भी उसे देखते हुए बोला, वाह तेरे की यह तो मैडम कुछ ज्यादा ही तेज निकली। इन्होंने तेरा डीएनए भी करवा लिया, ऐसा लगता है तेरे पीछे न जाने कितने समय पड़ी थी। यह सुन अथर्व कुछ नहीं बोलता और तुरंत वापस घर के बाहर चला जाता है। वही ऊपर से खड़ा अधिराज सब कुछ देख और सुन रहा था। वह अपने कमरे में जाता है जहां आरू आंखें बंद कर लेटी हुई थी। वह उसके पास जाता है और उसके चेहरे से उसके बालों को हटा उसके माथे को चूम लेता है और अगले ही पल वह किसी को फोन लगाकर बोला, मुझे मेरी मां की डिलीवरी किस हॉस्पिटल में हुई थी, कौन कौन उनके दुश्मन थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। उधर से हाँ में सिर हिलाया जाता है और अधिराज फोन रख देता है। अधिराज को नहीं पता था कि उसका कोई जुड़वा भाई भी था, क्योंकि इस बात को हर किसी ने अपने दिल के अंदर संभाल दबा लिया था। कुछ समय पहले ही उसे पता चला कि उसकी मां किसी को यहाँ पर ढूंढ रही है। बहुत पता करने पर वह भैरव ने भी उसे नहीं बताया, पर जैसे ही उसके पता चला कि राधिका हॉस्पिटल में किसी का डीएनए टेस्ट करवा रही है तभी उसे एहसास हुआ था। वो खुद से कहता है, जिसने मेरे मां को उसके बच्चे से दूर कर इतनी तकलीफ दी है उसे मैं जहन्नुम ना दिखाया तो मेरा नाम अधिराज सिंह राजावत नहीं। ये बोलते हुए उसकी आंखें लाल थी। वही राधिका अपने कमरे में आती है जो अब तक खुद को समेटे थी, बिखर कर बिस्तर पर बैठ जाती है। जैसे ही विक्रम उसके पास जाते हैं राधिका उसके गले लगा रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुन विक्रम की भी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वह कुछ नहीं बोले, सिर्फ राधिका को रोने देते हैं। राधिका रोते हुए बोली, मेरा बेटा खुद मेरे वजूद पर सवाल उठा रहा है। आज मेरी यह स्थिति है कि मैं उसे अपने सीने से भी नहीं लगा सकती। विक्रम देखा ना कितना बड़ा हो गया है वह, मैंने तो आज तक उसे अपने आंचल की छाव में भी नहीं रखा। इस बात का गिल्ट ही उन्हें खाया जा रहा था। विक्रम उनके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, चाहे कुछ भी स्थिति रही हो पर आप देख रहे हो वह काफी ज्यादा गुड लुकिंग है। ये सुनते ही रोते हुए राधिका एक अजीब सी गुस्से वाली लुक आ जाती है। ये देख विक्रम बोले, आप हमेशा हमसे हमारी सुंदरता से जलती है, जब भी मैं तारीफ करता हूँ। ये सुन राधिका कुछ नहीं बोली और चुपचाप उनके सीने से लग जाती है। वह जानती थी उन्हें कंट्रोल करने के लिए इस उम्र में भी खुद को बच्चा बना लेते थे। उनके दोनों बेटे बिल्कुल भी विक्रम के व्यवहार पर नहीं पड़े थे, पर शायद प्रियांशु का नटखटपन उनके बाप पर ही गया था। एपिसोड 220, अपने कपड़े उतारो, ब्लिंक मांगना, आरू की चोट, अथर्व पारस की दोस्ती। अथर्व बाहर वही दूर समुद्र पर जाकर खड़ा हो जाता है जहां से उसने आरू का किडनैपिंग किया था। अथर्व के पीछे ही पारस भी गया हुआ था। पारस चुप था और अथर्व को थोड़ी शांत होने का समय देता है क्योंकि वह जानता था यदि उसने कुछ कहा तो उस पर भड़केगा। लगभग 25 मिनट बाद पारस उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और अथर्व को वही समुद्र की तट पर बैठा खुद भी वहां बैठ जाता है। अथर्व एक नजर पारस को देख बोला, मैं तेरी बातों से कन्विंस नहीं होने वाला, इसलिए तुम मुझसे बात नहीं करो तो अच्छा होगा। ये सुनते ही पारस बोला, मेरी और तेरी मुलाकात इसी शहर में हुई थी। ये सुन अथर्व उसे देखने लगा तो पारस बोला, जब तू यहाँ पर किसी की गुलामी कर गाड़ी पर बैठकर उन हटे कट्टे गुंडों के साथ घूमकर उनकी जहजुरी सीख रहा था उस समय सड़क पर मैं भीख मांग रहा था। ये सुनते ही अथर्व को वह पल याद आता है जब कुछ समय बाद ही उसे अपने धंधे फैलाने के लिए उसे पूरी तरह से बचपन से ही झोंक दिया गया। रास्ते में उसकी नजर पारस पर पड़ी जो भूख के कारण खाना मांग रहा था। इतने गंदे मेरे कपड़े होने की वजह से कोई उसे पूछ भी नहीं रहा था, पर जैसे ही अथर्व की नजर उस पर गई जहां उसकी गाड़ी रुकी थी वह जाकर उस दुकान वाले से वहां के बड़ा पाव मांगा, पर उस इंसान ने उसे पैसा मांगा तो अथर्व के पास पैसा नहीं था। ये देख वह आदमी उसे भगा देता है, पर अगले ही पल उस पर से एक बड़ा पाव उठाकर दौड़कर भागता है। पकड़ने के लिए तो बहुत लोग पीछे दौड़ते हैं, पर बच्चा किधर से किधर चला गया, किधर से नहीं, आखिर एक बड़ा पाव के लिए कोई कितना दौड़ता। वही अथर्व पारस को जाकर, जो कि वह बच्चा कोई और नहीं पारस था, उसे देते हुए बोला, ये लो खा लो। ये सुनते ही पारस बड़ा पाव पर ऐसे झपट्टा मारता है कि जैसे अगर उसने देर कर दी तो खाना उससे ही कहीं दूर ना हो जाए। उसे ऐसा करते ही अथर्व के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। आधे बड़ा पाव खाने के बाद ही जैसे ही पारस की नजर उस पर पड़ती है तो वह उसकी तरफ अपने जूठे बड़ा पाव बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी ना, मैंने खा लिया, अब तो यह मेरी जूठी हो गई। पहली बार अथर्व को किसी ने प्यार से खाने के लिए पूछा था। ये होते ही अथर्व की आंखों में नमी आ जाती है और अगले ही पल आगे बढ़कर उस पाव से एक वाइट खा लेता है। उस दिन से उन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई थी। अथर्व उसे अपने साथ लेकर गया था। दामोदर के लिए की कोई बड़ी बात नहीं थी, वो भी मान गया था, आखिर उसके लिए एक और गुलाम जो तैयार हो गया था। ऐसे ही दोनों की दोस्ती हुई और दोनों ही आज इस मुकाम तक पहुंचे थे कि लोग डरते थे उनसे, पर दोनों ही एक दूसरे के दुख के साथी थे। ये याद आते ही अथर्व पारस को देखा तो पारस उसके कंधे पर हाथ रख बोला, तू कहता है कि तेरे माँ बाप ने तुझे सड़क पर छोड़ दिया था, पर मेरे माँ बाप ने तो मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे मेला घुमाने की लालच में वही सड़क पर छोड़कर ऐसे गायब हुए, कभी दोबारा आज तक नहीं दिखे। अथर्व उसके कंधे पर हाथ रखता है तो पारस अपने आंखों में आई हुई नमी को पोंछते हुए बोला, आज तुझे तेरा बिछड़ा हुआ परिवार मिला है। उस माँ की आंखों में तुमने झांकने की कोशिश की जो सबके लिए वहां पर डर पैदा कर देने वाली औरत तेरे आंखों में देख उनकी आंखों में एक ममता उमड़ गई थी। ये तब की थी जब राधिका उस दामोदर की हवेली में बैठे एक तक अथर्व को ही देखे जा रही थी। ये चीज पारस और अथर्व ने भी देखी थी। उस समय दोनों को समझ नहीं आया कि वह ऐसे क्यों देख रही है, पर जब पता चला कि वह उसकी माँ है तो अब उनके भाव समझ आता है।
ये समझते ही अथर्व अपना चेहरा मोड़ लेता है। पारस उसके कंधे पर हाथ रख बोला, चेहरा मोड़ लेने से तू सच्चाई नहीं बदल देगा। तेरी जिंदगी में क्या हुआ क्या नहीं उसे भूलकर ये सोच कि तेरा भी एक परिवार होगा। तेरे माँ पापा, तेरे भाई, तेरी बहन, न जाने कौन कौन से रिश्ते होंगे। उसे जीने की सोच क्या चाहता है कि ऐसे ही बचे हुए 30 साल की जिंदगी भी खत्म कर दे। ये सुन अथर्व की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है और वह पारस को देखते हुए बोला, पर मैं कैसे उन सभी के साथ आगे बढ़ूं? वह लोग मेरे लिए अनजान है। ये सुन पारस बोला, इतने अनजान देश में अपने लोगों के नाम पर साथ रहकर भी हम जीवन भर उनके लिए अनजान थे। तो वह अनजान तो तेरे खून के रिश्ते हैं। ये सुन अथर्व चुप हो जाता है। अगले ही पल पारस बोला, तू तो समझदार है, इससे ज्यादा मैं तुझे कुछ नहीं समझाऊंगा, बस तुमसे यही कहूंगा, एक मौका उन लोगों को भी दे। अगर तुझे लगा कि यह कोई खेल या किसी चीज की चाहत है तो तू वहां से वापस आ सकता है और तुझे कोई रोक भी नहीं सकता है। अथर्व कुछ नहीं बोला। वहीं दूसरी तरफ अधिराज जब बात कर अपने कमरे में आता है तो आरू को बैठे देख उसे देखने लगी। आरू जैसे ही अधिराज को देखी वह उठकर खड़ी होती है और उसका जाकर अधिराज के गले लग जाती है। ये देखते ही अधिराज उसे अपनी बाहों में भर लेता है। आरू हल्की सिसकी लेते हुए बोली, वह सब बहुत डरावना था। ये सुनते ही अधिराज उसके सर को सहलाते हुए बोला, उससे ज्यादा डरावना और बर्बाद जिंदगी उन लोगों में की है। ये सुन आरू अपना सिर ऊपर कर बोली, टेबल क्यों आपने उसे मारा? ये सुनते ही अधिराज बोला, तुम क्या चाहती थी वहां जाऊं उस 20 से 25 लड़कियों का जिनके रोज रेप किया जाता है और उसके बाद उनके इंटरनल ऑर्गन को बेचने के लिए उन्हें एक देश से दूसरे देश भेज दिया जाता है। ऐसे काम करने वाले को मैं इतनी आसानी से छोड़ दूं? ये सुनते ही आरू को भी बहुत गुस्सा आता है और वह कुछ नहीं बोली। तभी अधिराज अपने हाथ नीचे करते हुए बोला, और उसने तुम्हें किडनैप करने की हिम्मत चुकी थी। तभी आरू के मुंह से एक आह निकल जाती है। अधिराज घबराते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें? कहीं चोट लगी है क्या? ये सुनते ही आरू भी उस जगह पर इशारा करती है जहां पर अधिराज ने हाथ रखा था। खुद के छुड़ाने की होड़ में उस रस्सी से काफी ज्यादा तेज बंधे होने की वजह से छिलसा गया था। पर आरू बेहोश थी और वैसे ही प्रियांशु आकर उसे कमरे में सुला कर दिया गया था। अब जाकर उठी थी तो उसे दर्द का एहसास हुआ। अधिराज जब ये सुनता है कि आरू को कहीं दर्द है, ये होते ही वह आरू को इधर उधर कर देखने लगता है। आरू ने अभी भी सूठी पहना हुआ था क्योंकि घर में आने के बाद सभी अपने रूम में चले गए थे। घर के कुछ बड़े ही अपने हॉल में थे और सौम्या भी नहीं आ पाई थी उसके पास। वही अधिराज को जैसे ही फील हुआ आरू को कई जगह दर्द हुआ। ये देख अधिराज वाला, ओके तुम बैठो और अपने कपड़े उतारो। ये सुनते ही आरू आंखें बड़ी कर उसे देखी तो अधिराज उसे घूर कर देखता है तो आरू चुपचाप बिस्तर पर बैठ अपनी सूट के पीछे की चेन खोलने लगती है जो उसने सुबह सौम्या से लगवाई थी। ये देख अधिराज जो बेसब्र हो रहा था वह एक झटके से आरू की चेन को खोल देता है। ये देख आरू उसे देखने लगती है। तभी अधिराज उसे देखा तो आरू अपने हाथों ऊपर कर देती है। अधिराज उसकी सूट को ऊपर कर निकाल देता है। आरू उसके सामने हमेश की तरह ब्लैक स्पॉट्स ब्रा पहनी थी क्योंकि आरू को यही पहनना पसंद था। अधिराज जैसे ही उसकी गोरी स्क्रीन पर रेड रेड कई जगह निशान देखा तो उसकी आंखें बेहद लाल और डरावनी सी हो जाती है। उसके हाथों की मुठियां कस जाती है। वही आरू जैसे ही उसकी तरफ घूमती है अधिराज अपना चेहरा मोड़ आंखें बंद कर खुद को काबू करने लगता है। तभी अधिराज आरू की तरफ घूमता है जो उसे ही देख रही थी। अधिराज उसके बालों को उसकी पीठ से हटा देखा तो उसके कमर उसके बाद कई जगह पूरा हिस्सा छिला हुआ था। कई जगह स्क्रैच पड़े थे। ये देख अधिराज उठकर खड़ा होता है और अपने कबर्ड से मेडिकल बॉक्स लेकर आता है। मेडिकल बॉक्स को देखते ही आरू अधिराज से बोली, नहीं ये दर्द करेगा, पर अधिराज कुछ नहीं सुनता और अगले ही पल वॉशरूम में जाता है और वहां से एक कपड़ा भींगा कर उसे निचोड़ कर लाता है और आरू को सोने के लिए बोलता है और वह धीरे से बिस्तर पर पेट के बल ले जाती है। अधिराज बालों को पीठ से हटा वह उसके बॉडी को पोंछने लगता है। दर्द वाली जगह पर कपड़ा पड़ने पर आरू की चीख निकल जाती है। वही अधिराज जब उसे पलट कर सामने करता है और उस कपड़े से उसकी गर्दन से होते हुए सीने के नीचे उन हर खुली एरिया को पोंछता है तो आरू अपनी आंखें शर्म से बंद कर लेती है। ये देख अधिराज के चेहरे पर अब जाकर थोड़ी सी स्माइल आई थी। आखिर उसे आरू का शर्माना जो बहुत पसंद था। कुछ ही देर में अधिराज उसके बॉडी को अच्छे से क्लीन करता है और उसे दवा लगता है। फिर उठकर वह आरू के कपड़े के एरिया में जाकर आरू लिए कुछ कपड़ा खोजने लगता है, पर सारे टाइट फिटिंग के कपड़े थे या फिर जींस थे। ये देख तभी उसकी नजर एक पैकेट पर जाती है। ये देख आरू कुछ बोलने को होती है तभी अधिराज उस पैकेट को खोलकर एक एक कपड़े को निकाल कर देखता है जिसमें पूरी और कई रंग बिरंगी बिकिनी थी जो हद से ज्यादा रिवीलिंग कपड़े को देखकर ही समझ आ रही थी। ये देख अधिराज आरू की तरफ मुड़ता है तो आरू अपना चेहरा बिस्तर में धंसा चुकी थी। अधिराज उस सारे कपड़ों को अलमारी में फेंक बंद करता है और जाकर अपने कपबोर्ड से एक लॉन्ग शर्ट निकलता है। धन्यवाद। टू बी कंटिन्यूड। इस ये ट्रू लव की अनचाही शादी का नेक्स्ट पार्ट है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब